हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की हमारी क्लास है वो रहेगी आपके महिला सुपरवाइजर वैकेंसी 2024। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर मैं अब कहूं कि हमारा जो महिला सुपरवाइजर वैकेंसी का जो सिलेबस है उसमें जो आपके महिला सुपरवाइजर की दोनों वैकेंसियों को हम साथ में लेके चल रहे हैं, जिसमें आपकी पोस्ट 176 और आपके 209 है। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। सुबह हमने जो टेस्ट से स्टार्ट किया था, मॉडल टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट किया था फर्स्ट डे। वो आप सभी ने लिया होगा। अगर आपने नहीं लिया है तो उसको एक बार जरूर लेना। जो आपकी सुबह मॉडल टेस्ट पेपर मैंने स्टार्ट की है वो आपकी सीईटी 2024 और साथ में आपके महिला सुपरवाइजर इन दोनों वैकेंसियों के लिए वो मॉडल पेपर है मैंने स्टार्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को जो आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है, जो आपका एग्जाम होगा, और महिला सुपरवाइजर 2024 है, इन दोनों का सिलेबस है बिल्कुल सेम है। बाकी बात रही महिला सुपरवाइजर की, तो महिला सुपरवाइजर में आपके वर्ल्ड जियोग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री ये जो आपके अलग से है, तो इनकी मैं अलग से आपके छोटी छोटी क्लासेस लेकर ये दोनों के दोनों जो आपको टॉपिक दे रखी हैं दोनों सब्जेक्ट में, वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगी। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने सुबह भी आपको बताया था कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका जो पहला ही टॉपिक दे रखा है, और वो टॉपिक कौन सा दे रखा है, आपके टॉपिक दे रखा है विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण। क्या दे रखा है? पुनर्जागरण। तो इसी टॉपिक से आज हम स्टार्ट करेंगे। आपके टॉपिक दे रखा है कि पुनर्जागरण, उद्भव और उसके प्रभाव, और उसके प्रभाव की पुनर्जागरण है वो कब उसका उद्भव हुआ, उसके क्या प्रभाव रहे, ये सारी चीजें आज हमें इस पर देखेंगे। और जो मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री करवाऊंगी जिसमें आपके टॉपिक दिए हुए, जैसे इसके बाद आपके आएगी औद्योगिक क्रांतियां, आपके अमेरिका की क्रांति, उसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जर्मनी और इटली का एकीकरण, फिर उसके बाद में आपके दोनों फर्स्ट और सेकंड विश्व युद्ध, फिर आपका वैश्विक संगठन। तो ये आपके 6 से 7 टॉपिक है, काफी अच्छे से हमें कवर करेंगे। जो आपको ये टॉपिक करवाऊंगी वो मैं वन लाइनर जो एमसीक्यूज है उसके हिसाब से करवाऊंगी, यानी वन लाइनर जो आपके बनते हैं क्वेश्चन है उस हिसाब से करवाऊंगी, आपको साथ साथ समझाऊंगी। वन लाइनर करवाने का मेन मोटिव क्या रहेगा कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एकदम सही से क्वेश्चन बनते हैं वही से आप उनको पढ़ सके, यानी आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो। क्योंकि आपको पता है महिला सुपरवाइजर का जो सिलेबस है काफी ज्यादा दे रखा है, और अभी आपके पास है ओनली 2 महीने बचे हैं, तो इसमें आपको अच्छे से कवर करना है। चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। टॉपिक क्या है? पुनर्जागरण। मैंने आपको कहा कि हम वन लाइनर के हिसाब से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पुनर्जागरण है इसका केंद्र है वो कौन रहे थे। फ्लोरेंस, वेनिस कला और विद्या के केंद्र थे जो पुनर्जागरण के केंद्र बने। तो अगर आपसे केंद्र पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है फ्लोरेंस, वेनिस कला, वेनिस कला व विद्या है, ये क्या रहे थे? केंद्र रहे थे। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान से देखना है कि पुनर्जागरण के केंद्र है वो कौन बने थे। अगला देखें, फ्लोरेंस के कवि दांते। आपको कवि जो दांते हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखना है, को पुनर्जागरण का अग्रदूत है वो माना जाता है। इन्होंने डिवाइन कॉमेडी पुस्तकें लिखी थी। अगर आपसे पूछ ले कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो आपको बताना है कवि दांते ने ये लिखी थी। और फ्लोरेंस के जो कवि दांते हैं उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत है माना जाता है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप यहाँ पर क्लास लेके उसका जब आपको थोड़े दिनों बाद रिवीजन करने का मन हो तो वो पीडीएफ वहां से ले सको और उसका रिवीजन अच्छे से कर सको। फ्लोरेंस के फ्राइस्को पेटक को रोम के राजकवि की उपाधि दी गई। ये मानववाद के संस्थापक कहे जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फ्लोरेंस के फ्राइस्को थे उनको रोम के राजकवि की उपाधि दी गई थी और मानववाद के संस्थापक कहे जाते हैं। आपसे पूछ ले कि पुनर्जागरण के केंद्र कौन थे,
पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखी? मानववाद के संस्थापक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? तो फ्राइस को पेटक। ठीक है, तीनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। निकोले मेकियावेली को आधुनिक कूटनीति का पिता माना जाता है। इन्होंने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी। ये काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि द प्रिंस पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी निकोले मेकियावेली ने। आपको क्या याद रखना है? मेकियावेली ने, निकोले मेकियावेली है, उन्होंने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस स्लाइड में आपको क्या क्या याद रखना है? पुनर्जागरण के केंद्र क्या थे? फ्लोरेंस व वेनिस कला व विद्या। और अगर आपसे पूछ ले पुनर्जागरण का अग्रदूत कवि दांते थे, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी थी। मानववाद के संस्थापक पूछ ले, फ्राइस को पेटक, ठीक है, जिनको रोम के राजकवि की भी उपाधि दी गई थी। द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी थी? मेकियावेली ने लिखी थी। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला में क्या दिया गया है? माइकल एंजिलो ने द पाइटा नामक प्रतिमा बनाई और सेंट पीटर गिरजाघर का डिजाइन बनाया। तो अगर आपसे पूछ ले दी पाइटा नामक प्रतिमा है वो किसने बनाई थी? माइकल एंजिलो ने। किसने बनाई थी? माइकल एंजिलो ने। सेंट पीटर गिरजाघर का डिजाइन भी किसने बनाया था? माइकल एंजिलो ने। तो इस एक लाइन में हमें दो चीजें याद रखनी है। दी पाइटा नामक प्रतिमा किसने बनाई, और सेंट पीटर जो गिरजाघर था, सेंट पीटर का जो गिरजाघर था उसका डिजाइन किसने बनाया था? माइकल एंजिलो ने। आगे बढ़े। लियोनार्डो द विंसी इटली का विद्वान था, चित्रकार था और वास्तुविद था। इनके प्रमुख चित्र है मोनालिसा व द लास्ट सफर। आपको ये नहीं पूछेगा कि ये क्या था, आपको ये पूछा जाएगा कि जो मोनालिसा चित्र है वो किसने बनाया था? तो लियोनार्डो द विंसी ने बनाया था। कहाँ के थे ये? इटली के थे। तो ये पूछा जा सकता है लियोनार्डो द विंसी कहाँ के थे? इटली के थे। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? और द लास्ट सफर है, ये दो प्रमुख चित्र थे, किसने बनाए थे? विंसी ने बनाए थे। तो दोनों की दोनों लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। टॉम्स मोर इंग्लैंड के थे, इरेसम्स हॉलैंड के थे। इन दोनों ने चर्च, पादरी व जो क्षमा पत्र थे उनकी बिक्री का विरोध किया था। ठीक है, चर्च का विरोध किया, पादरी का विरोध किया, और जो क्षमा पत्र थे उन पत्रों की बिक्री का विरोध किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चर्च और पादरी था, इनके जो इनका विरोध है वो किसने किया था? इनका विरोध किसने किया था? तो दो व्यक्तियों को आप याद रखना है। टॉम्स मोर, टॉम से मोर कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और दूसरा व्यक्ति कौन है? इरेसम्स, इरेसम्स ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। तो इन दोनों ने इनका विरोध किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। टॉम्स मोर इंग्लैंड के और इरेसम्स हॉलैंड के थे। दोनों ने चर्च और पादरियों का क्या किया था? विरोध किया था। आगे बढ़े। टॉम्स मोर की रचना है यूटोपिया, में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया। इरेसम्स ने द प्रेज ऑफ फोली में पादरियों के नैतिक जीवन की आलोचना की है। जब इन्होंने पादरी हो गए, चर्च हो गए, इनका विरोध किया है, तभी इन्होंने पादरियों के नैतिक जीवन की आलोचना की है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पादरियों के नैतिक जीवन की आलोचना किसने की है, तो इरेसम्स ने की है, जो कि कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। मार्टिन लूथर जो कि जर्मनी के थे, प्रोटेस्ट सुधारवाद आंदोलन का जनक था। इसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको ये पूछा जा सकता है कि प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन का जनक किन्हें कहा गया है? मार्टिन लूथर को कहा गया है। मार्टिन लूथर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। बाइबिल का एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला देखें। विलियम टिंडेल ने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अब ये दोनों एक साथ आ गए। अगर आपसे पूछ ले बाइबल का जर्मन में भाषा में, जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मार्टिन लूथर ने, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पूछ ले तो ये विलियम टिंडेल ने किया था। किसने किया था? विलियम टिंडेल ने। अगला। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा माना जाता है। प्रातःकालीन तारा, अगर आपसे पूछ ले कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है या किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है विक्लिफ को, जॉन विक्लिफ को। पोलैंड निवासी कोपरनिक्स ने सौर्य मंडल का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1530
'43 में। दोनों माने जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये कि सौर मंडल का सिद्धांत है वो किसने दिया था? पोलैंड निवासी थे कोपरनिक्स। किसने? कोपरनिक्स ने। दूसरा, इन्होंने कब दिया था? 1543 में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का जो सिद्धांत है वो कब आया या कब दिया गया? 1543 में दिया गया। किसने दिया था? कोपरनिक्स ने दिया था। तो ये जो पूरी की पूरी स्लाइड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन बन गए। पादरियों की नैतिक जीवन की आलोचना किसने की थी? इरेसेम्स ने की थी, हॉलैंड के थे। बाइबिल का जर्मन भाषा में जो अनुवाद है वो मार्टिन लूथर ने किया था। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम टिंडेल ने किया था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा माना जाता है जॉन विक्लिफ को। और सौर मंडल का सिद्धांत 1543 ईस्वी में किसने दिया था? कोपरनिक्स ने दिया था, जो कि पोलैंड के थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप इंग्लैंड ने पोप से संबंध तोड़ लिए और राजा रानी इंग्लैंड चर्च के प्रमुख बन गए थे। इग्नेशियस लोयोला ने 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। इसके अनुयायी है वो जेसुइट कहलाए। इसके अनुयायी जेसुइट कहलाए। तो आपसे पूछा जा सकता है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब हुई? एक तो पूछा जाएगा कब हुई? 1540 ईस्वी में। किसने की? और क्या पूछा जाएगा? किसने की? तो इग्नेशियस से लोयला था, उसने की थी। कब की थी? 1540 में। तो इस एक लाइन से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इग्नेशियस लोयला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 1662 ईस्वी में वास्तविक ज्ञान के प्रसार हेतु लंदन में रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ। रॉयल हुआ था। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? वास्तविक ज्ञान के प्रसार हेतु लंदन में रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि रॉयल सोसाइटी का गठन है वो कहाँ हुआ? पहला ये पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कब हुआ। ठीक है, दो ही चीजें पूछी जाएंगी आपसे। रॉयल सोसाइटी का जो गठन है वो हुआ था 1662 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ? लंदन में। तो ये था आज का पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे 5 स्लाइड में अच्छे से कवर करवा दिए। हर एक लाइन में आपको वन लाइनर लेके आई थी ताकि एक तो आप पढ़ने में है क्या ना हो, बोर ना हो। क्योंकि हम थ्योरी या पूरा जैसे पैराग्राफ टाइप पढ़ते हैं तो इसमें बोर हो जाते हैं। और साथ में ये जो टॉपिक है ये लगभग और किसी एग्जाम में नहीं आता, इसी में दिया है या फिर आरएस जैसे बड़े एग्जाम में आता है। तो काफी सारे बच्चे जिनका नहीं पढ़ा हुआ होगा तो वो इस चीज में पहली बात तो उनको समझ ही नहीं आएगा, समझ आएगा तो वो ज्यादा देर उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने खुद ने ये एक एक लाइन में इनको बनाया, फिर उसके बाद आपको समझा भी दिया। फिर उनमें ये भी बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन है वो किस प्रकार है वो बनेगा। तो पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसी प्रकार है वो छोटी छोटी वीडियो लाकर है वो मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कंप्लीट है वो करवा दूंगी। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके नीचे जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर करना। अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अगले टॉपिक में जल्दी आपसे मिलेंगे और कल सुबह वही हम हमारे अगले टेस्ट में है आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।